नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। प्रदेश के 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी की जा चुकी है। झालावाड़, कोटा, बारां में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इधर जोधपुर से भेजे पक्षियों का सैंपल भी नेगेटिव आए हैं। अब जयपुर की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। आज सुबह मिले थे जलमहल के पास मृत कौवे। पशुपालन, वन व स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर सतर्कता भी बढ़ाई है। पोल्ट्री फार्म्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है पोल्ट्री फार्म्स में। जिस तरह से राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है, प्रदेश के 3 खासकर जिलों की हम बात कर ले जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, उसमें झालावाड़ है, कोटा और बारां जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है। जोधपुर से भेजे पक्षियों के सैंपल हालांकि नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इंतजार है। जयपुर की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज सुबह जलमहल के पास मृत कौवे मिले थे और ऐसे में इंतजार है जयपुर की रिपोर्ट का कि क्या आती है, क्या ये भी नेगेटिव आती है या फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। पशुपालन, वन व स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर सतर्कता भी बढ़ाई है। वहीं पोल्ट्री फार्म्स पर भी खास तौर से विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो देश पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडराया हुआ है। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू फैला है। हिमाचल में 1800 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। पोंग बांध झील अभ्यारण्य में 1800 प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल और केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है, जहां पर पक्षियों की मौत हो रही है बर्ड फ्लू की वजह से। हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। कौवा, बतख, मुर्गी और बगुले की मौतों में से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश की बात कर ले, यहाँ पर इंदौर में कौवों की मौत हुई है। वहीं केरल में 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है। कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और इस तरह से ये 5 अहम राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल, जहाँ पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है जिस तरह के मामले सामने आए हैं। हिमाचल की ही बात कर लें, जहाँ पर 1800 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। पोंग बांध झील अभ्यारण्य में ये 1800 प्रवासी पक्षी है जो कि मृत मिले हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। कौवा, बतख, मुर्गी और बगुले की मौतों से यहाँ पर हड़कंप मचा, जिसके बाद ये हिमाचल प्रदेश भी इसी श्रेणी में आ चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कौवों की मौत हुई है। वहीं केरल की बात करें, यहाँ पर 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया गया है बर्ड फ्लू की वजह से। हिमाचल के कांगड़ा में भी प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और ये अहम 5 राज्य है जहाँ पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है। आज नेशनल बर्ड डे है, लेकिन बर्ड फ्लू के चलते पक्षी प्रेमियों में निराशा का माहौल देखा गया है। अलग अलग जिलों से आ रही पक्षियों के मरने की सूचना। राजधानी जयपुर में भी कुछ देर पहले तक पक्षी मृत मिले हैं। पशुपालन, स्वास्थ्य और वन महकमे के पास बर्ड फ्लू रोकथाम की सुनियोजित योजना ही नहीं है। आज जयपुर सहित कई अन्य जिलों के पक्षियों की मौत की भोपाल से भी रिपोर्ट आएगी और ऐसे में ये बेहद दुखद है। जबकि एक तरफ आज नेशनल बर्ड डे है और जिस तरह से हर बार जो पक्षी प्रेमी हैं वो खुशी मनाते थे, लेकिन इस बार निराशा का माहौल साफ नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों से लगातार पक्षियों के मरने की सूचना यहां पर मिल रही है, जिसमें राजधानी जयपुर भी शामिल है, जहां कुछ देर पहले तक पक्षी मृत मिले हैं। पशुपालन, स्वास्थ्य और वन महकमे के पास बर्ड फ्लू रोकथाम की सुनियोजित योजना ही नजर नहीं आ रही, जबकि पिछले कई दिनों से इसी तरह की खबरें अलग अलग जिलों से अलग अलग जगह से सामने आ रही है, लेकिन अब तक कोई सुनियोजित योजना नहीं है इनके पास। जयपुर सहित कई अन्य जिले हैं जहां पर पक्षियों की मौत कि अब भोपाल से रिपोर्ट आएगी और इंतजार इस रिपोर्ट का ही किया जा रहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज बर्ड डे के दिन भी निराशा जरूर पक्षी प्रेमियों के हाथ लगी है। इधर बजट सत्र को लेकर सीसीपीए की सिफारिश है। 29 जनवरी से 15 फरवरी तक बजट सत्र की सिफारिश की गई है। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। 4-4 घंटे चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सदन की कार्यवाही चलेगी। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक रहेगा। तो ये सिफारिश सीसीपीए द्वारा बजट सत्र को लेकर दी गई है, जहां 29 जनवरी से 15 फरवरी तक बजट सत्र की सिफारिश की गई है। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। 4-4 घंटे दोनों सदनों की कार्यवाही यहां पर चलेगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही सदन की ये कार्यवाही चलेगी, जिस तरह से ये सिफारिश भी की गई है बजट सत्र का। वही दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक रहेगा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बाद आरएएस अफसरों के तबादले हुए। 183 आरएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की जा चुकी है। 20 अतिरिक्त कलेक्टर, 2 सहायक कलेक्टर बदले गए हैं। इसके अलावा 57 एसडीओ, 15 जिला परिषद सीईओ बदले गए हैं। 16 तबादले शहरी विकास की संस्थाओं में किए गए हैं। तो वहीं नगर निगम, जेडीए, यूआईटी या शहरी विकास की संस्थाओं में भी तबादले किए गए हैं।
कल मध्य रात्रि से आज सुबह तक की प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया यहां पर पूरी हो चुकी है। देर रात से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब रात में तबादलों की सूची सामने आई थी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बाद अब आरएएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं और इस सूची में कुल 183 आरएएस अफसरों के नाम है, जिसे लेकर सूची जारी की जा चुकी है। 20 अतिरिक्त कलेक्टर इसमें शामिल है, 2 सहायक कलेक्टर है जिन्हें बदला गया है, 57 एसडीओ है, तो 15 जिला परिषद सीईओ भी बदले गए हैं। 16 तबादले शहरी विकास की संस्थाओं में किए गए हैं, तो नगर निगम, जेडीए, यूआईटी या शहरी विकास की संस्थाओं में भी ये तबादले किए गए हैं। अध्यक्ष जी से पंगा भारी पड़ा है सीकर एसपी को। जी हां, गगनदीप को सीकर से भेजा गया है एसीबी बीकानेर। गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र पारिक ने शिकायत की थी। पिछले दिनों सीएम से मिलकर की थी एसपी की शिकायत। कांग्रेस नेताओं की बजाय बीजेपी सांसद को तवज्जो देने का ये मामला था, जिसे लेकर शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची। एसपी के कारण एक थानेदार भी नहीं दे रहा था कांग्रेसी नेताओं को भाव और आखिरकार गगनदीप को हटा दिया गया सीकर एसपी पद से। तो ये पंगा काफी भारी पड़ गया है गगनदीप को, क्योंकि अध्यक्ष जी से पंगा लेना ही ये भारी पड़ा है और यही वजह रही मानी जा रही है कि इनका तबादला किया गया। गगनदीप को सीकर से अब एसीबी बीकानेर लगाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र पारिक ने भी पिछले दिनों मुलाकात की थी मुख्यमंत्री से और तब इनकी शिकायत की गई थी। वहीं नवीन महाजन को रास नहीं आया पीएचईडी विभाग। 2 महीने में फिर से पुराने विभाग में सिमटे हैं महाजन। नवंबर में जल संसाधन के साथ उन्हें पीएचईडी का जिम्मा दिया गया था, लेकिन 2 महीने का अधिकांश समय छुट्टियों में गया और ऐसे में बिना ज्यादा काम किए पीएचईडी से विदा हुए हैं नवीन महाजन। अब पीएचईडी की जिम्मेदारी दी गई है सुधांशु पंत को। प्रोजेक्ट और तबादलों में भ्रष्टाचार के लिए ये विभाग बदनाम है और ऐसे में अब सुधांशु पंत पर विभाग की छवि सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। कुछ दिनों बाद निपटना होगा गर्मियों की चुनौती से भी, तो एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर सुधांशु पंत के कंधों पर आ गई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 2 महीने में फिर से पुराने विभाग में नवीन महाजन सिमटे हैं। नवंबर में जल संसाधन के साथ ही इनको पीएचईडी का भी विभाग दिया गया था, लेकिन 2 महीने का अधिकांश समय इनका छुट्टियों में ही गुजरा और ऐसे में बिना ज्यादा काम के पीएचईडी से विदा हुए हैं नवीन महाजन। 7 विधायकों पर भारी 2 कलेक्टर। जी हां, बात धौलपुर और भरतपुर कलेक्टर के पावर गेम की है। आरके जायसवाल और नथमल है इन जिलों के कलेक्टर। नथमल के खिलाफ 5 विधायकों ने लिखित शिकायत की। भजनलाल, वाजिब अली, अमर सिंह, जोगिंदर अवाना और जाहिदा ने इनकी शिकायत की थी। वहीं जायसवाल के खिलाफ खिलाड़ी बैरवा और मलिंगा ने मोर्चा खोला हुआ था। 7 विधायकों को उम्मीद थी कि सूची में आ जाएगा दोनों कलेक्टर का नाम, लेकिन आखिरकार लिस्ट में नहीं आया दोनों अफसरों का नाम। और अब विधायक एक दूसरे को कर रहे सुबह से फोन पर फोन कि आखिर इतनी शिकायतों के बाद, वो भी 1-2 नहीं 7 विधायकों ने शिकायत की, इसके बावजूद भी इस सूची में नाम नहीं आया, जिसका इंतजार ये विधायक जरूर कर रहे थे। ये दोनों ही विधायक आरके जायसवाल, नथमल इन जिलों के कलेक्टर हैं। नथमल के खिलाफ 5 विधायकों ने लिखित शिकायत की है, तो वहीं जायसवाल के खिलाफ भी खिलाड़ी बैरवा और मलिंगा ने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हुआ। जयपुर आरटीओ राजेंद्र वर्मा को होना ही था एपीओ। जहां गहलोत सरकार के मैंडेट को लागू करने में ये पूरी तरह से विफल रहे। सीएम की बजट घोषणा को लागू करने में ही आरटीओ बनने रहे थे अड़ंगा। सीएम गहलोत ने जिस ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, उसी प्रोजेक्ट को शुरू करने में अड़ंगा लगाया आरटीओ वर्मा ने। और वर्मा के बारे में सबसे बड़ी शिकायत मिली रोस्टर प्रणाली को लेकर। परिवहन निरीक्षकों, लिपिकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के इन पर आरोप भी लगे। यहाँ तक कि सूचना सहायकों की पोस्टिंग के लिए भी लेन देन के इन पर आरोप लगे थे। राजस्व लक्ष्य में प्रदेश के सभी 12 आरटीओ में वर्मा फिसड्डी रहे। संभवतः पहली बार कोई आरएएस जयपुर आरटीओ पद से एपीओ हुए। परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष पुराने डीजल ऑटो पर पाबंदी का असर देखने को मिला है। शहर में करीब 10,000 ऑटो बंद होंगे। हालांकि शहर में सीएनजी ऑटो हो सकते हैं संचालित, लेकिन डीजल ऑटो को सीएनजी में बदलवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण मजबूरन ऑटो चालकों को कबाड़ियों को बेचने पड़ रहे हैं अपने ऑटो। जयपुर महानगर तिपहिया वाहन चालक यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने इसे लेकर बताया कि परिवहन विभाग ने बिना कोई व्यवस्था किए 10,000 ऑटो को बाहर कर दिया। दिल्ली में सीएनजी किट लगाई जा रही है, लेकिन जयपुर में व्यवस्था नहीं है। सीएनजी गैस के पेट्रोल पंप भी बहुत कम संख्या में है और ऐसे में सीधे तौर पर 10,000 ऑटो अलग कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने बिना कोई व्यवस्था के ही 10,000 ऑटो को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है और आज इस अभियान की आखिरी तारीख है। इस बार जयपुर में पूरी तरह से फ्लॉप रहा यह अभियान। सिर्फ एक दिन ही जयपुर में ढंग से कार्रवाई की गई। इसके बाद जयपुर में अवैध शराब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आबकारी निरीक्षकों ने गंभीरता से नहीं लिया विभाग का यह अभियान। शहर में अपने सर्किलों की दुकानें तक
चेक नहीं कर पाए आबकारी निरीक्षक। तो एक तरह से कह सकते खाना पूर्ति ही इस अभियान को लेकर नजर आई, जिस संजीदगी के साथ इस कार्रवाई को करना चाहिए था, इस अभियान को आगे लेकर जाना चाहिए था। आबकारी विभाग का यह अवैध शराब के खिलाफ अभियान 1-2 दिन ही रहा जो पूरी तरह से किया गया, बाकी ये फ्लॉप ही साबित हुआ है जयपुर में। विधायक आवास तोड़ने को मिलेगी अब गति। विधायक कैलाश मेघवाल को अन्य विधायक आवास खाली करने को तैयार हो चुके हैं। विधायक कैलाश मेघवाल को छोड़कर अब जल्द ही फ्लैटों के निर्माण को भी गति मिलेगी। जानकारी सूत्रों के अनुसार इसी माह विधायकों ने आवास खाली करने की हां कर दी है। विधानसभा के पश्चिम में विधायकों के लिए बनाए जाएंगे फ्लैट। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते मेघवाल को अन्यत्र विधायक आवास दिया जा सकता है। लालकोठी में विधायक आवासों की जमीन बेचने पर विचार फिलहाल चल रहा है। हालांकि सभी विधायकों ने हामी जरूर भर दी है यहां पर, लेकिन विधायक कैलाश मेघवाल को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी विधायक आवास खाली करने को लेकर तैयार है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन हुआ है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना में गठन किया गया। राज्य सरकार की ओर से संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। पर्यटन मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। आयुक्त एवं निदेशक पर्यटन विभाग सदस्य सचिव होंगे। समिति में वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, यूडीएच मंत्री, उद्योग मंत्री होंगे। वहीं कला एवं संस्कृति मंत्री एवं वन मंत्री भी सदस्य बनाए गए हैं। वन, उद्योग, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवासन व पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव भी सदस्य बनेंगे। स्वायत्त शासन और कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव भी समिति में सदस्य बनाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री द्वारा नामित 4 विशेष सदस्य भी इस समिति में शामिल होंगे। आज भी सर्द हवाओं ने प्रदेश को ठिठुराया है। प्रदेश के कई शहरों में मावट हुई है। राजधानी में भी होती रही आज रुक रुक कर बूंदाबांदी। मौसम विभाग का कल कई जिलों में अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है कोहरे का अलर्ट। अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, सवाई माधोपुर, इसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना से जंग के बीच बड़ा ऐलान किया गया है। 13 और 14 जनवरी से देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। वैक्सीन को डीसीजीआई ने 3 जनवरी रविवार को मंजूरी दी थी और ऐसे में 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। निकायों में आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। आचार संहिता लागू की गई है। प्रदेश के 90 निकायों में चुनाव होंगे। 28 जनवरी को मतदान होगा तो अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी को वोटिंग होगी और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 8 फरवरी को होंगे। आचार संहिता आज लागू कर दी गई है। 20 जिलों की ये 90 निकाय हैं जिन्हें लेकर चुनाव होंगे। तारीख का ऐलान 28 जनवरी को होगी वोटिंग। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा का। ऋतुराज, इंतजार इसी को लेकर था, 90 निकायों के चुनाव को लेकर आखिर क्या पूरा कार्यक्रम होता है तय? 28 जनवरी को मतदान होना है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, अब किस तरह की तैयारियां की जाएंगी निकायों के चुनाव को लेकर? देखिए, जो आरंभिक समीक्षा है इसकी समय समय पर कर ली गई है कि किस तरह से तैयारियां रहेंगी। जो पुलिस बल का नियोजन है वो कैसे रहेगा, ईवीएम की क्या स्थिति रहेगी और फर्स्ट लेवल चेकिंग ईवीएम की किस तरह से होगी। इसके साथ ही कितने कर्मचारी वहां पर तैनात होंगे, तो करीब ऐसा माना जा रहा है अमूमन कि 30,000 कर्मचारी तैनात होंगे। और इन निकाय क्षेत्रों से लगाना या इन निकाय क्षेत्रों को बाहर कोई कर्मचारियों का तबादला वहाँ नहीं हो सकेंगे। साथ ही जो तबादले हैं, जो नए विकास कार्य हैं वो नहीं यहाँ पर नहीं हो सकते, जिनका टेंडर पहले से जारी हो चुका है वो और या जो प्रगतिरत हैं कार्य, वो कार्य या योजनाएं संचालित हो सकेंगी निकायों में। इसके साथ ही जो संबंधित मंत्री हैं वो सरकारी दौरे इस निकाय क्षेत्रों में नहीं कर सकेंगे और जो यहाँ के सर्किट हाउस आदि का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से नहीं हो सकेगा। ये मोटा मोटा आचार संहिता का प्रारूप है। तो बहरहाल जो मतदान की जो तिथि है सदस्य पद के लिए वो 28 तारीख है यहाँ पर, और इसी तरह से अध्यक्ष पद के लिए भी और उपाध्यक्ष पद के लिए भी तिथियाँ निर्धारित करके चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। करीब जो 29,51,000 मतदाता हैं इसमें वोटिंग करेंगे और जो पूरा निकाय कार्यक्रम है वो कई स्थितियों को देखते हुए जारी किया है।
बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 10 दिन से कि कब ये मतदान कार्यक्रम घोषित किया जाए, तो आखिरकार सही समय पाकर अब घोषित किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लंबे वक्त से इंतजार तो था, लेकिन अब तय कार्यक्रम सामने आ चुका है। 28 जनवरी को वोटिंग होगी। 20 जिलों के 90 निकाय हैं जिनको मतदान को लेकर इंतजार था। अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी, तो वही उपाध्यक्ष पद के लिए 8 फरवरी को होंगे मतदान। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द किया है। इस साल गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द किया है। दौरा रद्द होने पर बोरिस जॉनसन ने खेद भी जताया है। नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा हुआ है। फरवरी के मध्य तक लागू रहेगा ब्रिटेन में लॉकडाउन, और इसीलिए गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के तौर पर जो उन्हें आमंत्रित किया गया था, उन्होंने अपना ये दौरा रद्द किया है। भारत दौरा ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते ही उन्हें अपना दौरा ये रद्द करना पड़ा है। दौरा रद्द होने पर बोरिस जॉनसन ने खेद भी जताया है। बता दें आपको, नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन में लॉकडाउन भी लागू हुआ है और फरवरी के मध्य तक ब्रिटेन में लॉकडाउन लागू रहेगा। वैक्सीन पर बटे हैं माया अखिलेश की सियासत। जी हां, अखिलेश कर रहे विरोध, वहीं माया ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति समझ से परे है। वैक्सीन पर अखिलेश के अजीबोगरीब बयान की मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। इधर बसपा प्रमुख मायावती ने वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। साथ ही केंद्र सरकार के हर फैसले का स्वागत कर रही हैं और समर्थन में भी नजर आ रही है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर दोनों ही पार्टियों का रुख साफ नहीं हो रहा है। अब तक माया अखिलेश ने किसानों की मांगों का कोई भी समर्थन नहीं किया है, जबकि बिहार में राजद लेफ्ट ने किसानों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। और शायद सपा बसपा घर बैठे सोच रही है कि चुनाव करीब आएगा तो समर्थन भी करेंगे, और इसलिए अभी तक इसे लेकर इन दोनों में से किसी का भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। विधानसभा चुनाव से पहले दीदी को एक और झटका लगा है। ममता सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ है। पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ममता कैबिनेट में खेल राज्य मंत्री थे लक्ष्मी रतन शुक्ला। ममता बनर्जी ने स्वीकार किया अपने खेल मंत्री का इस्तीफा और कहा ऑल द बेस्ट, उनके फैसले का स्वागत है। बतौर विधायक लक्ष्मी रतन करते रहेंगे काम, लेकिन वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं और खेल पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हालांकि लक्ष्मी रतन के भाजपा में शामिल होने की भी चर्चा है। बंगाल विजय के लिए भाजपा करेगी कई प्रयोग। जी हां, महापुरुषों के सहारे चुनावी कैंपेन का प्लान बनाया है भाजपा ने। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भाजपा ने याद किया। 23 जनवरी को नेताजी की 124वीं जयंती मनाई जाएगी बंगाल में। कहा जा रहा है खुद प्रधानमंत्री भी जयंती के अवसर पर बंगाल जाएंगे। वैसे भाजपा लोकसभा चुनाव में आए अच्छे रिस्पांस से काफी उत्साहित भी है, और अगर बंगाल विधानसभा चुनाव विजय के लिए उतरी है मैदान में, तो क्या नीतीश के पास बिहार में कम विकल्प है, ये एक अहम सवाल। और ऐसे में अब बिहार में भाजपा का एजेंडा ही चलेगा। चुनाव नतीजों के बाद बिहार में भाजपा और पावरफुल हुई है। ऐसे में नीतीश को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बड़ी चुनौतियां भी झेलनी पड़ेंगी। नीतीश को राज्य में भाजपा के एजेंडे पर ही चलानी पड़ेगी अपनी सरकार। विधान परिषद के लिए भाजपा और नीतीश में बात नहीं बन रही है, लेकिन बड़ी पार्टी होने के कारण इस बार भाजपा मनमानी करेगी। और अब राज्य में विधान परिषद, मंत्री पद, विभागों का बंटवारा आदि पर भाजपा की पसंद साफ नजर आएगी और उस पसंद को मानना भी पड़ेगा। और चलिए बात मध्य प्रदेश की करते हैं। इन दिनों शिवराज सिंह एक्टिव है। कसावट के लिए हर क्षेत्र में कसरत करते हैं चौहान। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर उनका फोकस है। अधिकारियों को भी दो टूक अंदाज में उन्होंने हिदायत दी है। विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर उन्होंने जोर दिया है। और अब की बात प्रशासनिक कसावट को लेकर शिवराज पूरी तरह से प्रयासरत है और इसलिए वो एक्शन में भी नजर आ रहे हैं।